नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में, जो कि आपकी भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं और जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनसे संबंधित वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न हमारा, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और मैं कई और सारे भी पॉइंट बताऊंगा, उनको भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, जो मिनिकॉय द्वीप है वो मालदीव का हिस्सा माना जाता था। मिनिकॉय द्वीप दोस्तों लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है और ये 9 डिग्री चैनल के पास में है, ठीक है ना। मिनिकॉय द्वीप की अगर हम भाषा की बात करें दोस्तों, इसकी जो स्थानीय भाषा है उसको महाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और स्थानीय जो लोग हैं वो मिनिकॉय को मलिकू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको मिनिकॉय द्वीप को मलिकू भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। तो कर्क रेखा के उत्तर में पूछा गया है तो राइट आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा मणिपुर। अगर हम दोस्तों बात करें कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर आपका होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। और अगर हम दोस्तों बात करें कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ये बिहार जैसे राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में आते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो है प्रश्न के हिसाब से मणिपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो पटकाई बूम जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको फटाफट आंसर देना है। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्रश्न कैसे लगे वो भी हमें बताइएगा। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, पटकाई बूम जो है भारत के पूर्वी भाग में है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो ये भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। जैसे भारत और म्यांमार सीमा पर कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, म्यांमार है, इन क्षेत्र पर जो है पटकाई बूम पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन पहाड़ियों में दोस्तों पंगैसो दर्रा जो है वो स्थित है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? देखिए कोई भी आप जब एग्जाम देते हैं तो ये प्रश्न बड़ा कन्फ्यूजन, ये जो शब्द आता है नहीं वाला, ये बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है इसमें ना, क्योंकि हम लोग ये प्रश्न समझते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं तो प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं तो दोस्तों, तो ये वन जो है पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत जैसे असम, अरुणाचल है ना, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन क्षेत्रों में जो है, अंडमान निकोबार अपना हो गया, इन क्षेत्रों में दोस्तों ये वाले वन जो है पाए जाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इनको सदाबहार ये क्यों है, तो यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है। कितनी वर्षा होती है, तो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक यहाँ पे वर्षा हो जाती है। यहाँ पर जो है स्पेशली जो पेड़ पाए जाते हैं वो महोगनी का है, शीशम है, आबनूस है, ये जैसे जो पेड़ है सदाबहार, इन सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों का एक उदाहरण है? तो जो केरल में दोस्तों आपने शांत घाटी सुनी है, साइलेंट वैली, उसको ही नीरव घाटी भी कहा जाता है। और ये पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के यहाँ पे पेड़ हैं, तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम इसके बारे में बात करें दोस्तों, केरल घाटी को एक राष्ट्रीय उद्यान जो है माना गया था। कब माना गया था, तो 1985 में इसको एक राष्ट्रीय उद्यान माना गया था। यह केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के पश्चिमी घाट के भीतर स्थित है, ठीक है ना। इसे शांत घाटी क्यों कहा जाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न रहता है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस घाटी में हवा की आवाज़ बहुत कम होती है, जिससे प्राकृतिक रूप से शांत रहता है ना, तो ऐसा लगता है बिल्कुल साइलेंट से माहौल बना रहता है, इसीलिए इसको साइलेंट घाटी कहा जाता है। इसी घाटी में एक आंदोलन भी हुआ था जिसको हम लोग शांत घाटी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और ये आंदोलन दोस्तों 1970 के दशक में हुआ था, जो कि एक जन आंदोलन था। इसका उद्देश्य ये था कि एक नदी हुआ करती थी यहाँ पे, कुंती पुझा नदी, तो उस पर प्रस्तावित एक योजना थी पन बिजली योजना। उससे क्या था, वनों को बचाना था, उनके क्या था, पेड़ों को काटा जा रहा था, तो इसी के लिए यहाँ पे शांत घाटी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों, इसका अगला एक पॉइंट और है बहुत ही इंपॉर्टेंट, शांत घाटी का सबसे प्रसिद्ध जीव कौन सा है, तो यहाँ शेर पूंछ वाला मकाक बोला जाता है, वो इस घाटी का सबसे प्रमुख जीव है। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है नीरव घाटी में स्थित वनों के एक उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, सहारा मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है। देखिए प्रश्न क्या होता है दोस्तों, यही प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं ना,
तो आपको जैसे मैं एक प्रश्न बता रहा हूँ, उनसे जुड़े पॉइंट्स बता रहा हूँ, बस आपको इनमें से ही मिल जाना है। तो पॉइंट्स को भी जो मैं बताता हूँ उनको भी ध्यान से सुनिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सहारा मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और हम बात करें इसकी खासियत की, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल माना जाता है। कौन सा? सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ये मरुस्थल जो दोस्तों है उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है और लगभग अगर क्षेत्रफल की बात करें 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, समझ रहे हो कितना बड़ा क्षेत्र होगा इसका। इस मरुस्थल की जो सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो माउंट कौसी जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और ये करीब करीब दोस्तों 3415 मीटर की ऊंचाई इसकी मानी जाती है, ठीक है। इसकी जलवायु जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, कभी कभी तो यहाँ तापमान दोस्तों 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर पहुँच जाता है, समझ रहे हो ना। अरबी भाषा में सहारा को अल कुबरा या फिर महान रेगिस्तान भी कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, सहारा मरुस्थल में जो प्रश्न पूछा गया किस महाद्वीप में है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और इससे संबंधित मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं वो तो आपने नोट डाउन कर ही लिए होंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो निम्न में से किस सागर में उठते हैं? तो टॉर्नेडो कौन से सागर में उठते हैं? ऑप्शन है आपके कैरेबियन सागर, चीन सागर, अरब सागर या श्याम सागर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो है कैरेबियन सागर में जो है टॉर्नेडो उठते हैं। अगर हम बात करें इसकी तीव्रता की तो किस में मापी जाती है? तो टॉर्नेडो की जो तीव्रता होती है दोस्तों वो फुजिता में स्केल में मापी जाती है। किसमें? फुजिता स्केल एक बोला जाता है, उसमें जो टॉर्नेडो होती है उनकी तीव्रता को मापा जाता है। टॉर्नेडो होता क्या है एक्चुअली, हिंदी में से क्या कहते हैं, बवंडर कहा जाता है। जैसे गाँव की भाषा में आपने सुना होगा कि बवंडर आ गया, तो वही टॉर्नेडो होते हैं, ठीक है ना। और ये इनका आकार कैसा होता है दोस्तों? तो कीप का आकार होता है, नीचे से सकरे होते हैं और ऊपर इनका फैलाव बढ़ता चला जाता है, तो कीप का आकार इनका बोला जाता है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा टॉर्नेडो यानी कि सबसे ज़्यादा बवंडर आते कहाँ पर हैं, तो ये आते हैं दोस्तों अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा बवंडर आते हैं। और ये कब बनते हैं? जब गर्म नम हवा ठंडी हवा से जब मिलती है तो टॉर्नेडो का जो यानी बवंडर का जो है बन जाते हैं ना। तो राइट आंसर हमारा प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा कहाँ पर उठते हैं सबसे ज़्यादा, तो कैरेबियन सागर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं तो हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस इतना ही सपोर्ट आपसे हमेशा, हम हर वीडियो में आपसे इतना ही कहते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से सर्वाधिक आर्द्रता यानी कि नमी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर ध्रुवीय क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा आर्द्रता यानी सर्वाधिक आर्द्रता कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा आर्द्रता यानी कि नमी पाई जाती है। अच्छा, इसका कारण क्या रहता है, सबसे ज़्यादा आर्द्रता यहाँ पे क्यों पाई जाती है? तो इसका जो कारण रहता है वो हाई टेम्परेचर यानी कि सूर्य की जो है किरणें सीधी यहाँ पे पड़ती हैं, जिससे कि क्या होता है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है और लगातार भारी वर्षा होती रहती है, जिससे कि यहाँ पे सदाबहार वन व जैव विविधता एकदम से पनपती रहती है, वनों का एकदम बहुत घनत्व हो जाता है यहाँ पे और अलग अलग तरीके के जो है जीव यहाँ पे पनप जाते हैं। अगर हम बात करें विषुवत रेखा को और किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा जो है पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली 0 डिग्री की काल्पनिक रेखा इसको मानते हैं। ये कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में स्थित होती है। जैसे आपने ये देखा होगा ग्लोब है और यहाँ पे जैसे कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो ये जो बीच में जाती है बस यही हमारी भूमध्य रेखा होती है यानी कि विषुवत रेखा होती है। विषुवत रेखा को दोस्तों अक्षांशों का आधार माना जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और ये दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है इसका, कांगो नदी इस रेखा को 2 बार काटती है। तो ये प्रश्न कई बार आया है, विषुवत रेखा को कौन सी नदी ऐसी है जो 2 बार काटती है? तो राइट आंसर आपका हमेशा रहेगा कांगो नदी जो होती है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा, भूमिगत जल के अपरदन से कौन सी आकृति बनती है? तो जो भूमिगत जल का जो अपरदन होता है उनसे कौन सी आकृति बनती है? लैपिज, डोलाइन, युवाना या फिर कोलम, कौन सी बनेगी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भूमध्य रेखा के जो भूमिगत जो जल के अपरदन से लैपिज जैसी एक आकृति बनती है। होता क्या है दोस्तों, भूमिगत जल अपरदन जो है कि ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे जमीन के नीचे का जो पानी होता है वो चट्टानों और मिट्टी में मौजूद जो दरारें होती हैं उनसे क्या होता है, मिट्टी को बहाकर रह जाता है, जिससे लैपिज है, सिंक होल है, सुरंग जैसी एकदम से जो नेचुरल आकृतियाँ हैं वो बन जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा, गुफाओं की रचना निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? तो गुफाओं की रचना किसके द्वारा होती है? ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, जल योजन या फिर घोलीकरण, किसके द्वारा होती है? तो गुफाओं की जो दोस्तों रचना होगी वो कार्बोनीकरण के द्वारा होती है। अच्छा, ऑक्सीकरण की अगर मैं थोड़ा आपको एक बार बता देता हूँ, ऑक्सीकरण क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल आप ले लो, है ना। तो जैसे लोहे में जो जंग लगती है
तो वो भी किसके कारण लगती है, ऑक्सीकरण के कारण लगती है। अगर आपसे पूछा जाता है लोहे पे जो जंग लगती है उस पर क्या चीज़ जो रेड कलर की होती है वो क्या होता है, जंग किस चीज़ की होती है, तो उसको आयरन ऑक्साइड का बनना बोलते हैं, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड। अच्छा, ऑक्सीकरण के और भी कई उदाहरण हैं, जैसे का ईंधन का जलना, जैसे लकड़ियों पेट्रोल वगैरह जलता है ना, तो ये भी ऑक्सीकरण का ही उदाहरण होता है। फलों का भूरा हो जाना, जैसे सेब को जब हम काटने के बाद उसको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो उसमें ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, ये भी ऑक्सीकरण का ही एक उदाहरण होती है। श्वसन होता है ना, तो इसमें क्या होता है, श्वसन में ग्लूकोज का ऊर्जा में टूटना, ये सब ऑक्सीकरण के उदाहरण होते हैं। अब हम कार्बोनीकरण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो गुफाओं की तो रचना होती ही है, और भी कई एग्जांपल्स हैं कार्बोनीकरण के जैसे लकड़ी से कोयला या फिर चारकोल बनना, है ना, खाद्य कचरे में बायोचार बनाना, पेट्रोलियम को कोक में बदलना, ये सब कार्बोनीकरण के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, किस प्रकार की खेती को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, निर्वाह खेती, वाणिज्य खेती, रोपण खेती या फिर झूम खेती। अच्छा, मैं आपको थोड़ा ब्रेक लेके आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैंने कई सारी हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की वीडियो डाली हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे, तो एक बार आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मेन पॉइंट पे आते हैं। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से किसको जाना जाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा झूम खेती जो होती है, इसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। अच्छा, इसके और भी कई सारे नाम होते हैं, जैसे अन्य इसके अगर नामों की बात करें तो इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, मिल्पा कहते हैं, रोका, चेना, रे, पेंडा, बेवार, कुमारी, ये सब इसी खेती के अलग अलग नाम है, जो वहाँ के स्थानीय भाषा में भी अलग अलग नाम इसके पड़ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस खेती में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, वनस्पति को काटकर और उसको जलाकर फिर ये ज़मीन की साफ सफाई करते हैं। उससे क्या होती है, राख से उर्वरता बढ़ती है ज़मीन की, यानी कि उसकी जो है ताकत बढ़ जाती है ज़मीन की, और कुछ सालों बाद जब उपजाऊपन घट जाता है तो ये किसान क्या करते हैं, वहाँ की ज़मीन को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। फिर वहाँ जाकर भी यही चीज़ें चलनी है, पहले वनस्पति काटेंगे, फिर उसको जला के मिट्टी में मिलाएंगे, फिर वहाँ की खेती करेंगे ना, तो इसको ही झूम खेती बोलते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों ये होती कहाँ पर है, तो ये उत्तर पूर्वी भारत में ज़्यादा होती है, जैसे कि मिजोरम है, असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये सब उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ये झूम खेती बहुत चलती है। अगर हम फसल की बात करें तो झूम खेती जो होती है वहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं, तो चावल, मक्का, दालें, सब्जियां, ये सारी जो फसलें होती हैं ये झूम खेती में कर सकते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में निम्न में से कौन सी है, तो गंगा नहर, सीकरी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा, विश्व की बात कर रहा है तो याद रखिएगा गंगा नहर परियोजना जो है, गंगा नहर व्यवस्था है, सबसे पुरानी है। और इससे जुड़े और भी कई सारे प्रश्न बनते रहते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसी गंगा नहर को ऊपरी गंगा नहर के भी नाम से जाना जाता है। निर्माण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये 1954 में ब्रिटिश काल में जो है इसका निर्माण सर प्रोबी कॉटली के नेतृत्व में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड में सिंचाई की जीवन रेखा इसको माना जाता है, वहाँ पर व्यवस्था करी गई थी सिंचाई की, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्कन ट्रैप निम्न में से किसका बना है, तो दक्कन ट्रैप दोस्तों किसका बना है, ऑप्शंस आपके सामने है, ग्रेनाइट, कायांतरित शैल, अपसादी शैल या फिर बेसाल्ट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दक्कन ट्रैप दो है, बेसाल्ट से बना हुआ होता है। अगर हम बात करें ये क्या है, तो ये पश्चिमी मध्य भारत का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र है। यहाँ पर यह क्षेत्र करीब करीब ऐसे मान के चलिए आप 66 मिलियन साल पहले एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ा था, और जिसमें क्या था, लावा, जिसमें लावा ना बेसाल्ट ही जिसको बोलते हैं, इसकी लावा की कई सारी परतें बन गई थी जो कि 2000 मीटर से भी ज़्यादा मोटी थी, इसको ऐसा बोला जाता है। इस संबंध में ये माना जाता है कि जो डायनासोर यहाँ पे जो खत्म हुए थे उसका संबंध कहीं ना कहीं इसी विस्फोट से था, जो मैंने अभी आपको बताया है। और ये कहाँ पर है दक्कन ट्रैप दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पूरे में फैला हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट हमारा क्या था, दक्कन ट्रैप किसका बना है, तो बेसाल्ट का बना था। मैंने अभी बताया ना आपको, ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ था वो लावा निकला, यानी कि जो बेसाल्ट है वो निकला, फिर वो एकदम परत से परत बनती चली गई, वही दक्कन ट्रैप का निर्माण हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है, यानी किस प्रकार की मिट्टी में जो है काजू पनप सकता है, अच्छी फसल दे सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, पीली मिट्टी या फिर लाल लेटराइट मिट्टी। तो राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा लाल लेटराइट मिट्टी। अगर हम बात करें दोस्तों काजू की जो फसल उगाने के लिए मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए, उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, तो सबसे पहले ये है कि मिट्टी का जो पानी है उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी की जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर पीएच की बात करें, पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 5.5 से लेकर दोस्तों 7.5 तक जो है उस मिट्टी का
पीएच मान होना चाहिए, तो ही उसमें जो है काजू जैसी फसल अच्छी हो पाएगी, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसी मिट्टी में और कौन सी फसल उग सकती है, तो जैसे चाय है, कॉफ़ी है, रबर, नारियल, सुपारी, सिनकोना, ये सारी जो फसलें हैं लाल लेटराइट मिट्टी में उग सकती हैं। और इनका क्षेत्र कहाँ पर, मतलब लाल लेटराइट जो मिट्टी है कौन से क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में, जैसे कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र जो है ये सारे पश्चिमी घाट में ही आ जाते हैं। तो पश्चिमी घाट में मिल जाएगी आपको, तमिलनाडु में, ओडिशा में, या छोटा नागपुर का पठार है, मेघालय है, इन सब जगह पे जो है लाल लेटराइट मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। और इस मिट्टी का जो रंग है लाल क्यों है, इसका रीज़न ये होता है इसमें लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण इस मिट्टी का कलर जो है लाल हो जाता है, ठीक है ना। तो काजू उगाने के लिए लाल लेटराइट मिट्टी की बहुत अच्छी जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। टंगस्टन निम्न में से किस अयस्क से प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, डोलोमाइट, एल्यूमिनियम, कैसेटेराइड या फिर वुल्फ्रॉम। तो टंगस्टन सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है, यानी किस अयस्क से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वुल्फ्रॉम से प्राप्त होता है, ठीक है ना। टंगस्टन मुख्य रूप से देखिए दोस्तों दो अयस्कों से प्राप्त होता है, एक तो हमारा हो जाएगा वोल्फ्रामाइट, ठीक है ना, जिसे हम लोग वुल्फ्रॉम भी कह लेते हैं, एक हो जाएगा स्कीलाइट। ये दो से बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। अगर हम दोस्तों बात करें डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट ये है, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम का अयस्क माना जाता है। और इसका अगर सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaMgCO3 का होल ट्वाइस इसका जो है रासायनिक सूत्र माना जाता है। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो ये जो है इसका अयस्क दोस्तों बॉक्साइट है, और इसके और भी कई दो अयस्क हैं, उनका नाम है क्रायोलाइट और कोरंडम। ये एल्यूमिनियम के दो और अयस्क हैं, ठीक है ना। लेकिन बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है और इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा मिल जाती है, तो इसीलिए जो है बॉक्साइट को एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क माना जाता है। अब हम बात करते हैं कैसेटेराइड की, तो टीन धातु का मुख्य अयस्क जो है वो किसको माना जाता है, वो कैसेटेराइड को माना जाता है। तो टंगस्टन निम्न में से किसका अयस्क प्राप्त होता है, तो राइट आंसर माना हो जाएगा वुल्फ्रॉम, प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे ज़्यादा द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, फटाफट बताइएगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। सबसे ज़्यादा द्वीप इसी में पाए जाते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें कुल महासागर कितने हैं, तो अभी वर्तमान में जो कुल महासागर है दोस्तों वो 5 हैं, ठीक है। अब 4 नहीं है, अब 5 हैं। अब जी कौन सा एक नया जुड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले अपने पास कौन से थे, सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा सागर माना जाता था, महासागर, वो प्रशांत महासागर को माना जाता था। प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक, ये पहले 4 थे ना। सबसे छोटा आर्कटिक को माना जाता था। अब एक नया हमारा जुड़ा है, उसका नाम है दक्षिणी महासागर, ठीक है ना। कौन सा वाला, दक्षिणी वाला, ये नया जुड़ गया है। और जून 2021 में नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने इसको मान्यता प्राप्त की है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में हमारे जो कितने महासागर है, तो 5 हो जाएंगे। आज अगर हम बात करें दोस्तों कि सबसे ज़्यादा महाद्वीप जो द्वीप है वो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, और हम गिनती की बात करें कितने पाए जाते हैं, तो दोस्तों 25,000 के लगभग, कितना, 25,000 के लगभग प्रशांत महासागर में द्वीप पाए जाते हैं। और अगर एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है इसी महाद्वीप से संबंधित, एक प्रश्न था, भविष्य का महाद्वीप किसे माना जाता है दोस्तों, तो राइट आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका जो महाद्वीप है उसको भविष्य का महाद्वीप माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं महाद्वीप से संबंधित प्रश्न अब आपके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, चीनी का कटोरा निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, न्यूयॉर्क, क्यूबेक, क्यूबा या फिर विनिपेग। तो चीनी का कटोरा दोस्तों किसको माना जाता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्यूबा जो है इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है, या फिर इसको माना जाता है। क्यूबा क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक जो है देश माना जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको चीनी का कटोरा कहते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो यूपी जो है वो भारत का चीनी का कटोरा है, क्योंकि गन्ना उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में यूपी में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ पर है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। अगर हम बात करें तो यह रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से लेकर विक्टोरिया तक फैली हुई है, ठीक है। ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला है, जो करीब 3500 किलोमीटर में फैली है। तो सोचिएगा कितने बड़े क्षेत्रफल में ये फैली होगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। 3500 किलोमीटर ज़्यादा लंबी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों माउंट कोसियस्को जो है सबसे ऊंची इसकी चोटी है, जिसकी ऊंचाई करीब 2228 मीटर के लगभग इसकी मानी जाती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, है ना। ये रेंज जो है यहीं से भी 2 नदियां और निकलती हैं, जैसे मरे डार्लिंग है, स्नोई नदी है। इन्हीं नदियों का उद्गम स्थल भी जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ही माना जाता है, ठीक है। और प्रश्न कभी कभी बना है मरे डार्लिंग नदी कहाँ पर है, तो हमेशा याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से किसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका? तो गतिशील महाद्वीप दोस्तों अंटार्कटिका को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? इसे गतिशील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो है बर्फ के आकार और मैदान में लगातार जो है परिवर्तन होता रहता है। भाई बर्फ पिघल जाती है तो आकार उसका बदल गया, पता चला बर्फ बनके नदी के बनके चलने लगी तो एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित हो जाते हैं। मौसम में भी परिवर्तन होता रहता है यहाँ पर, इसीलिए इसको गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें इसकी एक और बहुत अच्छी खासियत के बारे में, तो यह महाद्वीप पृथ्वी का सबसे दक्षिणी और ठंडा, शुष्क और हवादार जो है महाद्वीप माना जाता है। ठंडा कितना है, यहाँ का टेम्परेचर पता है आपको, -89 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। सोचिएगा जब हम अभी रहते हैं नॉर्मल और 6 या 7 डिग्री पर कितनी हैवी ठंड लगती है हम लोगों को, है ना। तो सोचिए -89 डिग्री पर क्या हाल होता होगा। तो बहुत ही ठंडा है यहाँ पर। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर पानी की मात्रा क्या है, तो यहाँ पर दुनिया का 90% ताज़ा पानी उपलब्ध है। समझ रहे हो ना, ताज़ा पानी सबसे ज़्यादा यहीं पर है। और खोज की बात करें तो ये जो अंटार्कटिका की खोज करी किसने थी, तो 1820 में करी थी दोस्तों। एक हमारे हुए हैं वैज्ञानिक फैबियन वॉन्च ने, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है अंटार्कटिका की खोज करी थी 1820 में। तो प्रश्न हमारा क्या था, गतिशील महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका को कहा जाएगा। और क्यों कहा जाएगा वो मैंने सारे आपको रीजंस बताए हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन के जंगल को निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, गुल्म जंगल, टुंड्रा, पर्णपाती जंगल या फिर मैंग्रोव वन। तो सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों मैंग्रोव वन इनको कहा जाता है। सुंदरवन के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए आप, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और जीवों की अगर बात करें तो इन वनों में कौन से जीव पाए जाते हैं, तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है, डॉल्फिन है, मगरमच्छ है, जैसे इसी तरीके के कई सारे वहाँ पे जीव पाए जाते हैं। और इसकी अगर हम फैलाव की बात करें तो सुंदरवन जो जंगल है कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो भारत और बांग्लादेश में ये फैला है। भारत में इसका जो है लगभग 40% हिस्सा है और बांग्लादेश में इसका 60% हिस्सा फैला हुआ है। एक यहाँ का सुंदरबन का एक पेड़ है जो कि बहुत फेमस है, जिसकी वजह से ये सुंदरबन भी फेमस है, इसी की वजह से इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। तो वो वृक्ष कौन सा है दोस्तों, सुंदरी नाम का एक वृक्ष होता है, उसी के कारण ये सुंदरबन बड़ा फेमस रहता है। और हम बात करें, ये पता है यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पे बना हुआ है सुंदरबन, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। कई सारे पॉइंट बता देता हूं तो प्रश्न को मत भूल जाया करिए, प्रश्न पे भी फोकस रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, यमुना नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी या फिर नीलकंठ। तो यमुना नदी का दोस्तों जो उद्गम स्थल है वो बंदरपूंछ को माना जाता है। बिल्कुल आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए। यमुना नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री नाम का जो एक हिमनद है, वहाँ के बंदरपूंछ पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक, मैंने आपको नाम बताया, यमुनोत्री ग्लेशियर वहीं से निकलता है। तो कहाँ पर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी या फिर काराकोरम। देखिए अरावली से एक चीज़ अभी याद आई है ना, गवर्नमेंट आप जो अरावली पर्वत को काटने की बात कर रही है, ये बहुत ही गलत है। जैसे कि ये बता रहे हैं, थोड़ा आपको समझ लेना चाहिए इन चीज़ों को। जैसे ये बताते हैं ना कि अरावली जो है 100 मीटर से नीचे का जो पहाड़ है उसको जो पहाड़ नहीं माना जाएगा। सोचिएगा पहाड़ डायरेक्ट ऐसे तो नहीं बनता है ना, पहाड़ का श्रृंखला ही ये होती है, यहाँ से नीचे से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाता है, फिर इस तरीके से बनता है। तो मान के चलिए 90% हिस्सा इन्होंने ये काट दिया, 90% हिस्सा ये काट दिया, क्योंकि ये 100 मीटर से नीचे का है, तो बचेगा क्या, ये हिस्सा। और ये हिस्सा भी बाद में ये भी काट देंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। तो ये बहुत ही गवर्नमेंट का गलत कदम है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट को जरूर ध्यान देना चाहिए एक बार। चलिए अपना प्रश्न देखते हैं। भारत, पाकिस्तान और चीन में जो फैली श्रृंखला उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों काराकोरम, ठीक है। चलिए काराकोरम जो है भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली है। अगर हम बात करें तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना K2 गाडविन आस्टीन जो है सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। अरावली के बारे में थोड़ा जान लो। अरावली जो है मुख्य रूप से दोस्तों राजस्थान में फैला हुआ है, लेकिन अगर विस्तार की बात करेंगे तो ये गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में करीब 800 से 900 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अरावली का ही सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंचा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? दूसरा पूछ रहा है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या फिर कावेरी बेसिन। तो दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोदावरी नदी बेसिन। और अगर हम पहले की बात करें दोस्तों तो गंगा बेसिन जो है भारत का पहला सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक है। गंगा नदी बेसिन का अगर हम फैलाव बताएं तो ये जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ये सब जो है गंगा बेसिन में ही फैलाव के अंतर्गत आते हैं। गंगा बेसिन जो है भारत का करीब करीब 26% भाग जो है कवर किए हुए है, इसीलिए ये जो पहला सबसे बड़ा नदी बेसिन माना जाता है। अब थोड़ा गोदावरी बेसिन के भी बारे में जान लो। गोदावरी को क्या कहा जाता है, तो उसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, और ये प्रश्न बहुत बार बना है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अक्सर लोग गलत कराते हैं। राइट आंसर इसका हमेशा याद रखिएगा गोदावरी होगा, ठीक है। और गोदावरी का फैलाव कहाँ तक है, तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पे जो है फैली हुई है। अब हम गोदावरी बेसिन की बात करें, ये कितना % भाग जो है भारत का कवर करे है, तो ये भारत का करीब करीब 10% भाग जो है कवर करे, इसीलिए ये दूसरे नंबर पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। आप तो पुष्पा तो मूवी देखी होगी आपने, यहाँ तो आ ही गया होगा, साउथ में पाई जाती है। अगर अब आपने थोड़ी भी मेहनत करी होगी तो आपको याद आ जाएगा साउथ में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो साउथ में हमेशा याद रखिएगा नीली पहाड़ियाँ, यानी ब्लू माउंटेन है, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ जो हैं दोस्तों वो साउथ में है, ठीक है, तमिलनाडु वगैरह के क्षेत्र में, और यहीं पर जो है चंदन की लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में लगभग ये फैली हुई है। अच्छा, नीलगिरी का अर्थ क्या होता है, तमिल में जो है नीलगिरी का अर्थ होता है नीला पर्वत, और यह नाम जो है पहाड़ियों पर दिखने वाली नीली धुंध, एक धुंध सी बनी रहती है ब्लू कलर की, या फिर हर 12 साल में एक फूल खिलता है यहाँ पर नील कुरुंजी के नाम से इन्हीं पहाड़ियों में, तो इसी के कारण जो है इसका नाम जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखेंगे। प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड के। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, शुक्र ग्रह, नेपच्यून, मंगल ग्रह, फिर अरुण ग्रह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और ये सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसके वातावरण में CO2 और SO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। इसकी सतह का तापमान पता कितना हो जाता है, 471 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सोचो इसको गर्म ग्रह क्यों नहीं कहा जाएगा, बात आप समझ रहे हो, इसीलिए इसको सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। और ये क्या होता है, इतना टेम्परेचर है, ये शीशा जो होता है ना, शीशा बड़ी आसानी से इसको पिघला देगा। अच्छा, ये एक चीज़ और है इस ग्रह की, ये ग्रह की घूमने की दिशा क्या है, तो ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ये भी याद रखिएगा। और जब बाकी के सारे ग्रह जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, तो इसमें चीज़ें भी उल्टी हो जाती हैं। तो इसमें सूर्योदय जो है ना, जो सूरज निकलता पश्चिम से है, लेकिन सूर्यास्त जो है वो पूरब में होता है, ठीक है। ये स्पेशल है शुक्र ग्रह के बारे में, और शुक्र ग्रह को भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सिलिकॉन। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाना ब्रह्मांड में है वो है हाइड्रोजन। अगर हम बात करें दोस्तों, पहला स्थान तो हाइड्रोजन का है, जो ब्रह्मांड में करीब करीब 75% हिस्से इसका मिल जाएगा आपको। और दूसरा स्थान की अगर हम बात करेंगे तो हीलियम आ जाएगा, जिसे तारों का ईंधन भी कहते हैं। तारे जो स्टार्स होते हैं ना, इनका ईंधन किसको कहा जाता है, ये प्रश्न आ चुका है एक बार। तो तारों का ईंधन जो है हीलियम को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा मानचित्र कृषि, खनिज और वन आदि को दर्शाता है। देखिए मानचित्र से भी प्रश्न कई सारे बन चुके हैं, है ना। ऑप्शंस आपके सामने है, जनसंख्या मानचित्र, संसाधन, भौगोलिक या फिर जलवायु मानचित्र। कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा संसाधन मानचित्र। भौगोलिक पे मत लगा दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने ये प्रश्न को रखा है। कृषि, खनिज और वन जो है संसाधन मानचित्र में पाए जाते हैं। देखिए मैं आपको सारी फैसिलिटीज बता देता हूँ किसमें कौन सा पाया जाता है। जैसे कि अपना जनसंख्या मानचित्र है, इसमें क्या है, आयु, लिंग और धर्म वगैरह जो है इसी मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। भौगोलिक मानचित्र जो है दोस्तों, इसमें पहाड़ियाँ, नदियाँ, झीलें, घाटियाँ, जंगल, समुद्र, ये सब जो है भौगोलिक मानचित्र में आ जाएगा। और जलवायु मानचित्र है, इसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा और वायुमंडलीय दाब, ये सब चीज़ें जो कहाँ पे आ जाएंगी, जलवायु मानचित्र में। लेकिन प्रश्न में हमारा जो पूछा गया है कृषि, खनिज और वन, तो संसाधन मानचित्र में होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा, पठारों, पर्वतों व खाइयों का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है। पठार, पर्वत और खाइयों का बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अंतर्जात जो बल होता है, इसके कारण इन सब का निर्माण होता है। अंतर्जात अच्छा बल होता क्या है, ये पृथ्वी के अंदर से एक्चुअली उत्पन्न होता है, ठीक है। इसी के कारण जो है पर्वत, पठार, जो घाटियाँ हैं, भूकंप भी इसी के कारण आते हैं, ज्वालामुखी भी इसी के कारण होते हैं, ठीक है ना। और जो पहाड़ों वगैरह का टूटना है वो भी भ्रंश, जो इसे भ्रंश बोलते हैं, वो भी अंतर्जात बल के कारण होता है। अच्छा, अंतर्जात बल ये होता है, तो बहिर्जात बल क्या होता है,
ये क्या है, जिसे शब्द में आपको पता चल रहा होगा ना, बहिर्जात, जो बाहर से शक्तियों का जो दबाव पड़ता है, जो सूर्य की ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण से होता है, ये सब बहिर्जात बल से होता है। बहिर्जात बल से क्या चीज़ का निर्माण होता है, तो जैसे अपर्दन है, परिवहन है, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ये भी बहिर्जात बल के कारण होता है, ठीक है ना। निक्षेपण है, कई अलग अलग तरीकों की जो है आकृतियों, भू आकृतियाँ जैसे जो बन जाती हैं, उनका भी रीज़न बहिर्जात बल होता है, ठीक है। नदियाँ, डेल्टा, समुद्री लहरें, ये सब का कारण जो है बहिर्जात बल होता है, ठीक है, जिसे बाहर से बल लगता है जैसे, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस देश में एक से अधिक मानक याम्योत्तर रेखाएं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यूएसए, भारत, पाकिस्तान या फिर जापान, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक मानक याम्योत्तर रेखाएं कहाँ पर है, तो यूएसए में हो जाएंगी, ठीक है। एक से अधिक मानक याम्योत्तर रेखाओं वाले देश और भी कई सारे हैं, जैसे फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब ऐसे ही देश हैं जहाँ पे एक से अधिक मानक याम्योत्तर रेखाएं पाई जाती हैं। मानक याम्योत्तर रेखा होती क्या है, कई लोगों को डाउट होगा इसका। तो ये वह देशांतर रेखाएं होती हैं जिसे किसी देश के लिए एक समान समय निर्धारित करने के लिए चुना जाता है, कि भाई उस देश का समय बिल्कुल बदले ना और उसी एक जैसी घड़ी सबका समय बताए, है ना। भारत के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या है, तो 82 डिग्री और 30 मिनट ये पूर्वी देशांतर जो है माना जाता है, ठीक है। भारत में याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है? बहुत ही इजी और अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अंश में मापा जाता है। अब ये बनता है रेडियन में क्या मापा जाता है दोस्तों, तो रेडियन में समतल कोण को मापा जाता है, यानी प्लेन एंगल को, ठीक है। और स्टेरेडियन में घन कोण को मापा जाता है, यानी सॉलिड एंगल को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा क्षेत्र मेंटल और क्रोड को अलग करता है? गुटेनबर्ग, लेहमन, मोहो या फिर कोरनाड? तो मेंटल और क्रोड को कौन अलग करता है? तो पहले तो ये जान लीजिए कि मेंटल और क्रोड होता क्या। जैसे मान लीजिए हमारी ये अर्थ है, ठीक है, तो इसमें कई सारी परतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे मान के चलिए हमारी होती है क्रस्ट, फिर मेंटल, ये क्रूड, है ना। तो क्रस्ट किसकी बनी होती है? सियाल, ऐसे याद रखिएगा, सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल। दूसरी होती है सीमा, ठीक है, तो ये भी होती है सिलिका और मैग्नीशियम, एमा मतलब मैग्नीशियम। और निफे ये नीचे वाली मानी जाती है, सबसे निचली परत होती है, यानी कि निकिल और आयरन यानी लोहे से बनी होती है। तो ये कहा जाता है मेंटल और क्रोड को अलग कौन करता है? तो ये हमारा हो जाएगा गुटेनबर्ग जो है वो मेंटल और क्रोड को अलग करता है। और इससे भी संबंधित कई सारे प्रश्न बने हैं कि गुटेनबर्ग ये कैसे नाम पड़ा, कहाँ से आया, ठीक है। तो मेंटल और क्रोड को अलग करने वाली जो रेखा है उसका पूरा नाम है गुटेनबर्ग विच्छेदन रेखा, ठीक है। ये पृथ्वी के अंदर करीब करीब 2900 किलोमीटर की गहराई पर है, जहां मेंटल बिल्कुल खत्म हो जाता है और क्रोड वाली जो सीमा है उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। इसी सीमा पर जो है भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक बदलाव आता है, जिससे कि इसकी पहचान हो पाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा, चिली तथा पेरू के तट के सहारे प्रवाहित होने वाली शीत धारा का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगुलहास, हम्बोल्ट, एल नीनो या फिर कनारी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हम्बोल्ट जो है वो शीत धारा है जो चिली और पेरू के बीच में बहती है। हम्बोल्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको पेरू धारा भी कहते हैं, जैसे ये पेरू लिखा है ना, इसको पेरू धारा भी कहा जाता है। और एक ये ठंडी और कम लवणता वाली महासागरीय जलधारा है, ठीक है। ये जो धारा होती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट यानी चिली से पेरू के साथ उत्तर दिशा की ओर बहती है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगुलहास धारा के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। ये गर्म और तेज समुद्री धारा है। ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ साथ हिंद महासागर में दक्षिण दिशा की ओर बहती है। और एल नीनो जो है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली गर्म समुद्री जलधारा है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार बनते हैं। ये धाराओं के नाम आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सी जलधारा है, इसमें से गर्म है या फिर ठंडी है, तो ठीक है, इनको याद रखिएगा। एल नीनो गर्म जलधारा है और इसे पेरू के मछुआरों ने एक दूसरा नाम दिया है, जैसे क्राइस्ट चाइल्ड या फिर छोटा बच्चा, इसी जलधारा का नाम है एल नीनो का, ठीक है। तो प्रश्न हमारा क्या था, चिली तथा पेरू के सहारे प्रवाहित होने वाली कौन सी है? तो वो हम्बोल्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? इनमें से किसको जो है सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? प्रवाल, महासागरीय निक्षेप, ज्वार भाटा या फिर महासागरीय धाराएं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रवाल जो है इनको सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। और प्रवाल को दोस्तों एक नाम और कहा जाता है, वो कोरल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसे समुद्र के वर्षावन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। ये महासागर के 1% से कम हिस्से पर भी होते हैं। 25% समुद्री जल जातियों का घर, भोजन और प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। जब सोचो महासागर का खाली 1% से भी कम हिस्सा है, लेकिन 25% से ज़्यादा जो जीव हैं उनके लिए आश्रय का स्थल बना हुआ है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक सबसे सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो नाइट्रोजन चक्र में जो भूमिका निभाता है, ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया दोस्तों है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नाइट्रोजन चक्र में, और ये जो है एक कोशिकीय जीव है। अगर हम बात करें इसके प्रकार की तो ये 2-3 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से आप जान लीजिए। जैसे कोकाई एक बैक्टीरिया है, ये गोलाकार होता है, ऐसे आकृति का होगा कोकाई। बैसिली जो होता है वो छड़ के आकार का होता है, ऐसे छड़ जैसी बन जाती है इसमें, ठीक है ना। और अगर हम बात करें दोस्तों कि बैक्टीरिया से जो रोग फैलते हैं वो कौन से हैं, तो हैजा है, तपेदिक है, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया, ये सब जो है बैक्टीरिया के कारण फैलने वाले रोग हैं। और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी 1683 में। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी जल संयोजी यानी फिर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? देखिए, जल संयोजी कह दें या फिर जल संधि कह दें, बात एक ही होती है, ठीक है। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन सी करती है? ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जिब्राल्टर। जो जल संधि है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और भी कई सारी जल संधियां हैं, मैं उनको आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मलक्का जो जल संधि है वो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है आपस में। और बेरिंग जल संधि है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करेगी। और पाक जल संधि जो है वो भारत व श्रीलंका को अलग करती है। और सुंडा जल संधि है वो जावा और सुमात्रा द्वीपों को आपस में अलग करती है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं तब कौन सा ज्वार आता है? ऑप्शंस आपके सामने है, लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार, भाटा आता है या फिर उच्चतम ज्वार आता है। तो भाटा तो देखिए बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ज्वार पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें लघु ज्वार आ जाएगा। जब याद रखिएगा, जब समकोणिक स्थिति होती है तो हमेशा लघु ज्वार बनता है, और लघु ज्वार को ही हम निम्न ज्वार भी कहते हैं, ठीक है। अब उच्च ज्वार क्या होता है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो जो है हमेशा उच्च ज्वार बनता है। और ये स्थिति बनती कब है? तो ये पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान ये स्थिति बनती है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो दोस्तों है वो कनाडा की फंडी की जो खाड़ी है वहां पर आता है, और ये इतना ऊंचा होता है, करीब करीब 15 से 16 मीटर तक ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज्वार और भाटा आ सकते हैं, तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज्वार या फिर 2 निम्न भाटा, यानी कि निम्न ज्वार यानी जो भाटा होते हैं उनको बोल सकते हैं, वो आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार में किस वर्ष जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था? 2017-18, 11-12, 14-15 या फिर 15-16 में? तो जल क्रांति अभियान जो है वो 2015-16 में शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली निम्न में से कहाँ प्रचलित है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा ये मेघालय में आती है बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा हो, यहाँ पे बांस का यूज होता है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें नदियों और झरनों से पानी इकट्ठा करने और उसे खेत तक ले जाने के लिए जो बांस के पाइप होते हैं, इनका एक पूरा जाल बिछाया जाता है, और उन्हीं के द्वारा जो है पानी को इधर से उधर ले जाया जाता है। और ये कौन सी विधि पर आधारित होता है? ये तो ये गुरुत्वाकर्षण आधारित एक विधि है, ठीक है। इसमें ग्रेविटी का बहुत रोल रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन सी थी हरित क्रांति में? तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए, चावल और गेहूं पर जोर दिया गया था, इनकी बढ़ोतरी में, इनकी जो फसल है अधिक मात्रा में हो, इस पर जोर दिया गया था। अब ये कहा जाता है मुख्य फसल कौन सी थी, तो आपके सामने आ जाएगा। राइट आंसर आपको देना है फटाफट। तो मैं बता देता हूँ, मैक्सिकन जो गेहूं था वो इसमें मुख्य फसल थी। वैसे तो मैंने जैसे आपको बताया, हरित क्रांति में 2 फसलों का उत्पादन भारी वृद्धि हुई थी, गेहूं और चावल में। लेकिन भारत में हरित क्रांति का अगर दोस्तों जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और वो इसलिए माना जाता है कि स्वामीनाथन ने ही मैक्सिकन जो बीजों का भारतीय जो गेहूं के बीज थे उनके साथ मिलाकर एक मिक्स ब्रीड तैयार करी थी, जिससे गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी। इसीलिए जो है भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और अगर बात करें विश्व की, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हरित क्रांति का दोस्तों अगर हम बात करें किस दौरान, यानी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरू हुई थी, तो ये तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पहाड़ में निम्न में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? बॉक्साइट, कोयला, कच्चा लोहा या फिर अभ्रक? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बॉक्साइट का सबसे अधिक मात्रा में है उत्पादन वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ये प्रश्न तो बहुत बार बना है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए 7 बहनों में कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है।
पहले तो इसका राइट आंसर आप जान लीजिए कौन सा भाग नहीं है, तो पश्चिम बंगाल इसका भाग नहीं होगा। तो 7 बहनों के नाम से जो राज्य फेमस है उनको आप नोट कर लीजिए, अभी का अभी, बिल्कुल बात के लिए मत छोड़िएगा, नोट करिएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जो है ये 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। इन राज्यों को 7 सिस्टर का नाम जो है त्रिपुरा के एक पत्रकार थे ज्योति प्रसाद सैकिया, उन्होंने इनको जो है 7 सिस्टर का नाम दिया था, यानी कि 7 बहनों का इनको ही नाम दिया था सैकिया जी ने, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर ये बहन है तो कोई भाई भी होगा फिर। तो सिक्किम राज्य ऐसा है जिसको 2002 में पूर्वोत्तर परिषद का हिस्सा बना और इसे भाई राज्य कहा जाता है। तो ये प्रश्न अगर कभी आ जाता है ना, भाई राज्य किसको कहा जाता है, तो सिक्किम को कहा जाता है, ठीक है। इन 7 राज्यों की जो 7 सिस्टर की बात करी गई है, इनको 7 बहनें इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि इन 7 राज्यों की जो भौगोलिक स्थिति है, इनका कल्चर है और आपसी निर्भरता, जैसे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इन्हीं सबको देखते हुए इनको 7 बहनों का नाम दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके और भी दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।